जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का 10वां पाठ कामचोर। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। आइए आज दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बच्चे कामचोर हैं और उन्हें अचानक से काम दिया जाता है तो वो सारे काम बिगाड़ देते हैं। तो बच्चे लड़ रहे थे और कीचड़ में लथपथ हो गए। उसके बाद उन्हें पड़ोस के पास के जो बंगले थे वहाँ से नौकरों को बुलाकर 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से एक बच्चे को नहलाया गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चे आपस में सोच रहे हैं कि हमसे जो है कोई भी काम नहीं हुआ सफाई का, चलो ये जो मुर्गियां बाहर दाना चुगने के लिए आई हुई हैं इन्हें ही बंद कर देते हैं। तो बस शाम से ही क्या हुआ, बच्चे बांस छड़ी और जो भी हाथ में लगा उन्हें वो लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे कि चल दड़बे दड़बे। दड़बा उसे कहते हैं जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है ना, मुर्गियों के रहने की जगह उसे दड़बा कहते हैं। तो बच्चे जो है मुर्गियों को हाँकने लगे, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। जो बच्चे हैं सोच रहे हैं कि यूँ कह रहे हैं कि मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग बस शाम ही से जो बांस छड़ी ये जो मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है ना, ये हो गया चल दड़बे दड़बे। फिर क्या हो कि उन्हें भी मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फांदती हुई निकल गई। ठीक है ना, कि आया जो थी वो चांदी का वर्क लगा रही थी खीर के प्यालों पर और 2 मुर्गियां उन खीर के प्यालों में से कूदती हुई फांदती हुई निकल गईं। फिर क्या हुआ, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, क्योंकि प्याले पलट गए होंगे या मुर्गियों ने खा लिए होंगे। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। वो दीदी बैठी थी वहाँ पर और उन्होंने अपना सिर धोया हुआ था, तो ताज़ा धुला सिर कह रहे हैं कि अभी उन्होंने सिर धोकर ही आई होंगी वो। और उनका जो एक बहुत अच्छा दुपट्टा था वो सारी खीर जो है उनके सिर पर और दुपट्टे पर गिर गई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। एक बड़ा सा मुर्गा जो था, तो अम्मा जो पान खाकर जो थूक रही थी पान, उस पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं कि जो पंजे छप गए थे तो अब वो सफ़ेद चादर के ऊपर से भागा, तो वो पंजे ऐसे छपते गए कि छापे मारता हुआ मुर्गा एक भागा। नानी अम्मा जो थी उनकी चादर बिछी हुई थी उसके ऊपर से भाग गया। आगे कह रहे हैं एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। ठीक है ना, बेनकेल के जो पशुओं के नाक में नकेल पहनाई जाती है ना, तो इसके उनके नाक नकेल नहीं थी, बेनकेल होकर वो इधर उधर भाग रही थी, ऊंट की तरह इधर उधर भाग रही थी। और मौसी जो है नल के पास बैठी हुई मुंह हाथ धो रही थी और मुर्गी एक जाकर फिसली और सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर चला गया। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी, जो मुर्गियां थी एक भी दड़बे में जाने अपने घर में जाने के लिए राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब भेड़ें चरने के लिए गई हुई थी, भेड़ें आ गई थी, शाम का टाइम था, तो भेड़ों को अब बच्चे सोचने लगे चलो थोड़े से बच्चे मुर्गियों को हाँक रहे हैं तो इन भेड़ों को भी दाना खिला दिया जाए क्योंकि शाम के टाइम आई हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। अब खूब सारी भेड़ें थी, अब सूप जो उन्होंने वहाँ रखा और वो सारी एकदम से झपटी लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है,
अब आपने लष्टम पष्टम करके तख्त जो थे, तख्ते थे वहाँ पर तख्त रखे हुए थे, उन पर चढ़ गई और भेड़ चाल तो पता ही है कि सब एक साथ ही चलती हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। ठीक है ना, वो दाने का सूप जो था उसमें पीने के लिए भागती हुई और सब चीज़ लुढ़काती हुई चली गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरखी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अब जो है दुपट्टे पे क्या कर रहे थे, कढ़ाई की जा रही थी और दीदी जो है बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई, कि वो बैंगनों का छिड़काव करती हुई दुपट्टे के ऊपर से दौड़ गई, मैंने उस पर पोटी करती हुई चली गई। बैंगनों बोलते हैं ना, छिड़काव करती हुई चली गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। अब क्योंकि भेड़ें भाग रही थी तो बच्चे भी सूप की बाल्टी जो लेकर पीछे पीछे भाग रहे थे कि एकदम से हमला करेंगी। तो अब भागने में सूप भी गिरता जा रहा था, बिखरता जा रहा था, तो भेड़ें उसे सूंघती सूंघती और कुत्तों की, शिकारी कुत्तों की तरह हमला करती हुई भाग रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी, और हज्जन माँ थी एक, वो दुपट्टे से मुंह ढांके एक पलंग पर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, है ना, वो सपना देख रही होंगी कोई, तो एकदम से भेड़ उनके ऊपर से कूदी तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हुआ और वो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली मतलब सब्जी काट रही थी, जो सब्जी बनाने के लिए, तो वो सब्जी काट रही थी और टोकरी में रख रही थी, तो इतना मारो मारो चीख रही थी जब उनकी हज्जन माँ, और इतने में जो तरकारी वाली थी उसकी टोकरी पर जो भेड़ें हैं वो टूट पड़ी। अब क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी, कि मटर की फलियों को तोल कर दे रही थी रसोइयों को, जिससे कि वो शाम का खाना बनाते। वह अपनी तरकारी मतलब सब्जी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। तो जो तरकारी वाली थी वो खड़ी हो गई कि इन्हें भेड़ों को मैं मारूंगी, और वो डंडा लेकर उसने मारने लगी। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर कभी भेड़ों को मारा हो तो ऐसा लगता है कि तकिए को, रुई के तकिए को हम कूट रहे हों। तो भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, है ना, कि भेड़ों को चोट ही नहीं लगी, मजाक कर रहे हैं, उन पे डंडा चला रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब वो तो मारती रही तरकारी वाली उन्हें, लेकिन भेड़ों ने क्या करा, सारी सब्जियां जो मटर थी छिलकों समेत अपनी पेट की कढ़ाई मतलब पेट में डाल दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, है ना, कि इधर प्रलय मची हुई थी, कि इधर जो है कुछ बच्चे मुर्गियों को हाँक रहे थे, भेड़ों को सूप वाला वो पिलाने के लिए, दाने वाला सूप पिलाने के लिए तैयार थे। तो उधर जो दूसरे और बच्चे थे वो भी लापरवाह थोड़ा ना थे, कि रात का खाना ना मिलने की धमकी सबको मिली हुई थी। तो क्या हुआ कि चलो भैंसों को ही दो लिया जाए।
तो इसलिए वो बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ, माने 4 बच्चे थे, वो 8 हाथ लेकर उन पर पिल पड़े। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी मतलब उसके आगे के और पीछे के पैर बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए, कि झूले की जो रस्सी थी उसे उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए गए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं, कि दूध दोहने के लिए भैंस के आगे के और पीछे के पैर बांधने के लिए रस्सी, झूले की रस्सी उतार ली गई थी। 2 पैर बांधते ही भैंस जो है चौकन्नी हो गई। 2 पीछे के पैर चाचा जी की चारपाई से बांधे गए थे और आगे के पैर बांधने के लिए तैयार थे। तो भैंस चौकन्नी होकर भागने लगी और चाचा जी की चारपाई भी साथ साथ लेकर भाग रही थी। तो चाचा जी सोच रहे थे कि सपना देख रहे हैं। जब चारपाई ड्रम से टकराई तो उन्हें लगा कि पानी छलका, तो उन्हें लगा आंधी तूफान में फंस गए हैं। जब समझ में आया कि क्या हुआ है, कि असली बात का जब पता चला तो वो कि जिन्होंने इन बच्चों को ऐसे खुला छोड़ा है उनको बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब क्या हुआ, बच्चे सोचने लगे कि ओहो एक भूल हो गई कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए कि भैंस जो है भागी जा रही थी। तो वो बछड़े को देखकर ममता जागी और वो रुक गई, कि उसने ब्रेक लगा दी, माने रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, बछड़ा भी अब बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही मिनटों की 3/4 में हो गया। मतलब ये सब जो इतना तूफान आया, ये सब कुछ ही मिनटों की 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ, बच्चों को बाहर निकाला गया घर से। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, ठीक है ना। बाग था वहाँ पर, मुर्गियों को वहाँ पर हाँक कर वहाँ पर लाया गया बाग में। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। जो मातम मना रही थी तरकारी वाली, माने सब्जी वाली, जो सब्जी तोल कर दे रही थी, और वो क्योंकि उसकी सारी सब्जी भेड़ें खा गई थी, इसलिए वो रो रही थी, तो उसके आंसू पोंछे गए। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अब्बा को कहा कि या तो बच्चों का राज ही कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं तो मायके जा रही हूँ। मायका उनका आगरा में था। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब अब्बा ने हमें सबको लाइन में खड़ा करा, जैसे फौज में फौजियों को लाइन में खड़ा करके, और तो पूरी बटालियन कहते हैं, जो फौजी होते हैं उनकी पूरी एक टीम होती है, उसको बटालियन बोलते हैं।
तो पूरी बटालियन को खड़ा करके कोर्ट मार्शल कर दिया कि उन्हें सज़ा सुना दी गई। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब अब्बा ने भी उन्हें फरमान सुना दिया कि कोई भी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, कि अब्बा को भी किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है ना। बच्चे अब कह रहे हैं कि हमें खाना ना देने की धमकी देते रहते हैं बार बार, तो अब हम चाहे कुछ भी हो जाए तो हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हमें सब यहीं पर चीज़ें लाकर दी जाएंगी। तो ये एक हास्य व्यंग था, इस्मत चुगताई जी द्वारा रचित पाठ हास्य व्यंग। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।